हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ राइट स्मार्ट। सो आज पहली क्लास है राइट स्मार्ट की, तो जस्ट अ फ्यू इंस्ट्रक्शंस टू यू। आई होप आप सबने ओरिएंटेशन सेशन को देख लिया होगा। दिस इज एसेंशियली द कोर्स वेयर वी थिंक एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वी लर्न थिंकिंग एंड वी लर्न कंटेंट कंसोलिडेशन। यू विल ऑल्सो सी हाउ यू विल गेट बेटर कंटेंट टू राइट इन आंसर्स, एंड मॉडर्न हिस्ट्री के काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंटेंट कंसोलिडेशन, थिंकिंग आप सीख जाएंगे। Now, a couple of things I'd like to tell you before we start. उस चीज का थोड़ा बात कर लेते हैं। So firstly, this is the first class जो आंसर राइटिंग की प्रोसेस है। The process of answer writing is essentially a long process, right? देखो आंसर लिखना धीरे धीरे आता है। You cannot learn it on the first day. So the idea here is कि आप रोज कुछ ना कुछ सीखो and you improve incrementally. It's not going to happen कि आप पहले ही दिन सारे आंसर ठीक से लिख लोगे। इसके लिए there are a couple of things I'd like to tell you. आज जो क्लास हम करेंगे उसमें हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे फोकस नहीं करेंगे। आज जो क्लास हम करेंगे उसमें हम मेन बॉडी पे फोकस करेंगे। This does not mean that I will not teach you how to write introductions and conclusions, but again, it is a sequential long process with incremental improvement. That is why this course has about 30 sessions, so that by the end of this course, you are a master at answer writing, but it can't be at the start of this course. Understood? I hope that's okay, right? Let's start. देखो, today we are going to discuss modern history. क्लास कैसे होने वाली है उस बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो मेरी कुछ assumptions हैं आपको लेके, मैं आपको वो assumptions बता देता हूं। The first assumption is that आप लोगों ने स्पेक्ट्रम एक डिसेंट लेवल तक पढ़ी है। I don't expect कि आपको सारी इस टाइम पर सारी की सारी याद है, but at least you have read this book more than once. This is the first assumption. अब लेकिन second assumption, अगर मैं आपको अभी एक मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन लिखने को बोल दूं, आपको शायद इंफॉर्मेशन तो आती है, you know the information, but you cannot translate this information into an answer. जो आपकी प्रिपरेशन में गैप है वो पहला गैप ये है कि आप इंफॉर्मेशन को आंसर में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। दिस इज द सेकंड अजम्पशन। द थर्ड अजम्पशन इज कि अगेन यू हैव दिस इंफॉर्मेशन बट यू डोंट नो हाउ टू यूज इट अक्रॉस जीएस। जैसे अगर आपको ट्राइबल रिवोल्ट्स की इंफॉर्मेशन है, यू डोंट नो हाउ दिस ट्राइबल रिवोल्ट इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड इन एन एसे। दीज आर द थ्री अजम्पशंस आई हैव। कि इंफॉर्मेशन आपको है, इंफॉर्मेशन टू आंसर कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम है। सेकंड, अक्रॉस जीएस उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है इसमें प्रॉब्लम है। एंड थर्डली, स्पेक्ट्रम इज प्रोबेबली द ओनली थिंग दैट यू हैव रेड फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, सो यू ऑल्सो नीड एट सम लेवल सम एनरिच्ड कंटेंट। तो व्हाट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू इन दिस क्लास इज वन, how to convert this information into an answer, two, how to use this information across GS papers, and three, give you some enriched content which is greater than spectrum. मैंने शेखर बंदोपाध्याय से भी रेफर किया है, मैंने बिपिन चंद्रा की बुक से भी रेफर किया है to make this content, and I'll show you how those books can also be incorporated here. Now, how is the class going to progress and what are we going to do? I will show you a question on the board and I will give you 1 minute to think. After this 1 minute, I will tell you how I would have thought this question. Then after I show you my thinking approach, I will show you my answer for the question. तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। These PDFs are uploaded on your portal. कहां मिलेगी मैं आपको बता दूंगा, and it's fairly visible. I'll show you the answer to that question. इस आंसर से क्या होगा, यहां से आप थिंकिंग सीखोगे। 1, जब आप ये आंसर देख लोगे, you will get 2 and 3, which is using this content across GS papers. ये यहां पर बात करेंगे। And 3, the third problem was कि enrichment नहीं है, वो enrichment भी आपको इन नोट्स से मिल जाएगी। और ये नोट्स की PDF I will provide to you. You don't have to write what I'm telling you. नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, ठीक है? यहां तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इस 1 मिनट में, इन दिस 1 मिनट व्हाट आर यू सपोज टू डू? इस 1 मिनट में वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू कैन थिंक ऑफ, चैट में लिखना चाहते हैं चैट में लिखिए, अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो इट्स इवन बेटर कि आप अपनी नोटबुक में, प्रेफरेबली दिस, या चैट में जो इंफॉर्मेशन आप सोच पा रहे हैं उसके बारे में लिखिए इन दैट क्वेश्चन, कि आपका दिमाग कैसे चल रहा है और आपको क्या क्या आ रहा है, राइट? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्लास. पहले क्वेश्चन में आई विल गिव यू 2 मिनट्स, उसके बाद आई विल गिव यू 1 मिनट, 1-2 मिनट्स इसके बीच में ही कुछ रखेंगे. यू थिंक, आई विल रीड योर चैट. हो सकता है कि आप भी कोई ऐसी चीजें सोच पाए जो मुझे ना, हो सकता है क्या, ये होगा ही कि आप भी ऐसी बहुत चीजें सोचेंगे जो मुझे ना आती हो. सो आई विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू एंड देन आई विल शो यू द आंसर एंड हाउ आई वुड हैव थॉट अबाउट इट. थॉट से हम प्रोसेस 1 सॉल्व करेंगे, आंसर देख के हम प्रोसेस 2 यूजिंग इट अक्रॉस जीएस एंड प्रोसेस 3 गेटिंग एनरिच्ड कंटेंट इसको सॉल्व करेंगे. आई होप दिस मच इज क्लियर. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद GS1, हम GS1 में मॉडर्न हिस्ट्री ही डिस्कस करने वाले हैं. एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, प्लीज रिमेंबर दिस एसे. अपने दिमाग में ये एसे जरूर रखना. आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है. जस्ट रिमेंबर दिस एसे. लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन. 2020 मेंस फिलोसॉफिकल एसे. जस्ट कीप दिस इन योर माइंड. ठीक है, इसको अपने माइंड में रखिएगा when we are going through this process. Understood? अब let's see the first question. ये क्वेश्चन इस कोर्स की लॉन्च वीडियो में भी डिस्कस हुआ था और इस कोर्स की ओरिएंटेशन वीडियो में भी डिस्कस हुआ था, बट यही प्रॉमिस था कि ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं. थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी जी इन द प्रेजेंट टाइम्स. यू हैव नाउ 2 minutes to think about this question. जो दिमाग में आ रहा है, जैसे आ रहा है, इंट्रो भूल जाओ, कंक्लूजन भूल जाओ, just the body. We will come to intro and conclusion later. Just the body of this question for 2 minutes. Please think and only think. If you want to scribble in your notebook, that's fine, but सोचने पे दिमाग लगाइए. 2 minutes for you. Good. So you were able to generate a lot of thoughts, right? But problem कहां हुई होगी? एक organized structure बनाने में. एक organized thinking structure. इस क्वेश्चन में 2 तरीके हैं organized thinking structure बनाने के. एक तरीका तो मैं आपको बता चुका हूं. What is that method? That is a stakeholder method. देखते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ, यहां महात्मा गांधी जी हैं, हम इसको सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ एक्स कर लेते हैं. अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी होगी, तो उन्होंने अपने थॉट्स कैसे सोचे होंगे, या जो भी उनके थॉट्स होंगे वो मल्टी डायमेंशनली वैलिड होंगे. सो देयर थॉट्स विल बी वैलिड ऑन इंडिविजुअल्स, देयर थॉट्स विल बी वैलिड ऑन सोसाइटीज, दे विल बी वैलिड फॉर द गवर्नमेंट, दे विल बी वैलिड फॉर एक्टिविस्ट, दे विल बी वैलिड फॉर ग्लोबल कम्युनिटीज, they will be valid for environmentalists, and they'll be valid for businesses and the corporate sector, right? So अगर किसी भी great personality के thoughts आएंगे, मेरे दिमाग में ये stakeholders आने चाहिए. अगर मेरे दिमाग में ये stakeholders आ गए, now I can think in a structured manner कि गांधी जी ने individuals के बारे में क्या बोला, society के बारे में क्या बोला, government के बारे में क्या बोला, activists के बारे में क्या बोला, global community के बारे में क्या बोला, एनवायरमेंटलिस्ट के बारे में क्या बोला, और बिजनेस एंड कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में क्या बोला. बट दिस क्वेश्चन इज व्हाट? दिस क्वेश्चन इज थॉट्स ऑफ गांधी जी. बट क्या ये पूछा था हमसे? नहीं. दे हैड आस्क्ड थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट्स ऑफ गांधी जी इन प्रेजेंट टाइम्स. फर्स्ट लेसन फ्रॉम दिस क्वेश्चन, जो पूछा है उसी का जवाब देंगे. द आइडियल वे टू राइट दिस क्वेश्चन is to A, think of a particular thought of Gandhi ji. If this is a thought A that Gandhi ji had, and it is relevant in the present times, like this. तो जब आप इजराइल हमास वॉर और नॉन वायलेंस बोल रहे थे, then it is a very good idea, because आप प्रेजेंट टाइम से रिलेट कर रहे हो. But the idea is
ये 10 मार्कर क्वेश्चन है। 10 मार्कर में आई एक्सपेक्ट यू टू राइट मिनिमम 8 पॉइंट्स। तो ये 8 पॉइंट 1 मिनट में सोचने हैं। सो वी विल थिंक लाइक दिस। अब यहां तो 7 ही है। सोसाइटी इज मल्टी डायमेंशनल, इसमें बहुत चीजें सोचेंगे। नाउ बिफोर आई शो यू द आंसर, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो मेंस में आए हैं। हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी जी? डिस्कस। इस क्वेश्चन में shouldn't I use what he has done across his life, his great contributions to the Indian freedom struggle, and compare it? How were the approaches of Subhash Chandra Bose ji and Mahatma Gandhi ji different in context for the struggle for freedom? तो मुझे महात्मा गांधी जी की अप्रोच फॉर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पता होनी चाहिए, तभी तो मैं उन्हें सुभाष चंद्र बोस जी की अप्रोच से कंपेयर करूंगा। Mahatma Gandhi ji and B.R. Ambedkar ji, despite having divergent approaches and strategies, had a common goal of amelioration of the downtrodden. Elucidate. Elucidate मतलब show. तो यहां पर भी मुझे महात्मा गांधी जी के थॉट्स, आइडियाज पते होने चाहिए। What was the difference between Mahatma Gandhi ji and Rabindranath Tagore ji in their approach towards education and nationalism? तो अगेन मुझे मैं गांधी जी के थॉट्स तो पता होंगे तो मैं ये आंसर लिखूंगा। सिमिलरली क्वेश्चन ऑफ GS4, व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, एक्सप्लेन देयर रेलेवेंस इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। रेलेवेंस इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट टाइम्स, कोई फर्क नहीं है इन दो वर्ड्स के बीच में, राइट? सो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, किसी ग्रेट पर्सनालिटी का थॉट हमें बताना है प्रेजेंट टाइम्स में, या they can ask you to compare it with another great personality, let's say Y, in the context of Z. यही दो पैटर्न्स हमें यहां पर दिखे। So we have to think this question in a particular format. अब गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम गांधी जी वाले का आंसर भी डिटेल में देखेंगे ताकि हमें वैल्यू एडेड कंटेंट मिल जाए। अब which a thing that I did not like and that I expected actually, अगर आप सिर्फ गांधीयन डीपीएसपीज याद कर लेते तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बन जाता? गांधीयन डीपीएसपीज जो भी हैं गांधी जी के थॉट से रिलेटेड हैं, एंड क्योंकि वो डीपीएसपीज हैं वो प्रेजेंट टाइम में रेलेवेंट है। तो अगर मुझे विलेज पंचायत का आइडिया आ गया है तो मैं डीपीएसपी का आर्टिकल यहां से रिलेट कर सकता हूं। अगर मुझे कोऑपरेटिव्स का आइडिया यहां पर आ गया है तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को यहां से रिलेट कर सकता हूं। अगर मुझे यहां पर नॉन वायलेंस और अल्कोहल को शन करने का आइडिया आ गया है तो मैं अल्कोहल बैन से इसको रिलेट कर सकता हूं। सो इफ आई कैन रिमेंबर गांधी एंड डीपीएसपीज, अब ये आपको याद होने चाहिए, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप ये पढ़ चुके हो। तो ये एक डिफरेंट अप्रोच थी इस आंसर को लिखने की, which would have helped you a lot, right? अब हम आंसर देखते हैं। Let us look at the answer now. पहली प्रॉब्लम ऑफ थिंकिंग दिस क्वेश्चन आई होप इज सॉल्व्ड। देयर आर टू वेज, आप या तो स्टेक होल्डर्स सोच लो या आप गांधीयन डीपीएसपी सोच लो। सेकेंड प्रॉब्लम was enriched content and third problem is using across GS. Using across GS भी आपने देख लिया कि बहुत क्वेश्चंस ऐसे आए हैं। Now let's talk of this. This was the approach we are following. तो अब एक एक को देखते हैं। जब इंडिविजुअल्स की बात हुई, this none of you wrote, despite me giving this example in the launch video कि आप ये यूज कर सकते हो, that the world has enough for everyone's need but not for everyone's greed. But ये सिर्फ थॉट हुआ, सिग्निफिकेंस इन प्रेजेंट टाइम्स नहीं हुई। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट होगी सिग्निफिकेंस। इंडिविजुअल्स के लिए उन्होंने कहा ब्रेड लेबर, उन्होंने कहा क्लेनलीनेस, बट दिस हैज टू बी रिलेटेड टू द प्रेजेंट टाइम्स। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन का जो लोगो है दैट इज द स्पेक्टिकल्स ऑफ गांधी जी, तो ये याद आना चाहिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ब्रेड लेबर से याद आनी चाहिए। देन ये हुआ इंडिविजुअल्स के लिए। सेकंड हमने सोचा था सोसाइटी के लिए, विजन ऑफ इंक्लूसिव सोसाइटी, उन्होंने हरिजन्स के लिए बहुत काम किया। आर्टिकल 17 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थॉट
and present relevance. सर्वोदय, यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, गांधी जी तालिस्मैन, ये आप में कई लोगों ने लिखा था, बट प्रेजेंट टाइम्स में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी तो लिखना है, अन्नपूर्णा स्कीम भी तो लिखना है, एंड दीज आर नॉट थिंग्स यू डोंट नो, यू हैव टू रिलेट इट टू द प्रेजेंट टाइम्स. नाउ गांधी जी ने बात करी थी स्पिरिचुअल एजुकेशन, नई तालीम, एजुकेशन इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज, रिलेटेड टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया. अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जब क्वेश्चन आएगा GS2 में, तो गांधीयन थॉट से रिलेट करेंगे. जब गांधीयन थॉट पे क्वेश्चन आएगा GS1 में, तो GS2 के एजुकेशन से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रिलेट करेंगे. अब उन्होंने बात करी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज. दिस इज हिज एसे दैट वाज पब्लिश्ड इन द जर्नल नवजीवन. ही एलुसिडेटेड हिज आइडिया ऑफ स्वराज. तो एक तो आपको प्रीलिम्स के लिए भी ये नवजीवन वाला पॉइंट अब याद होना चाहिए. नाउ व्हेन यू राइट अबाउट स्वराज, स्वराज से रिलेट करो सेल्फ सफिशिएंसी एंड आत्मनिर्भर भारत. व्हेन यू टॉक ऑफ ग्राम स्वराज, ग्राम राज इज राम राज, यू रिलेट इट विथ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एक्ट. अब जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट पे क्वेश्चन आएगा कभी भी, तो गांधी जी से ही उसको इंट्रोड्यूस करेंगे टू शो योर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग. मल्टी डायमेंशनल लिंकेज. गांधी जी ने कहा लीस्ट गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट. लिंक इट टू मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस. गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट व्हेन देयर वाज वायलेंस इन चौरी चौरा. रिलेट इट टू द पीसफुल स्ट्रगल ऑफ द नर्मदा बचाओ आंदोलन. फॉर एनवायरमेंटलिस्ट ही सेड सिंप्लिसिटी, सस्टेनेबिलिटी, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर. यहां पर ये लिखा नहीं है, इट्स जस्ट कमिंग टू माय माइंड, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन योर माइंड. लिविंग इन हार्मनी विद नेचर इज द कोर आइडिया ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट फॉर ट्राइबल्स. लिविंग इन हार्मनी विद नेचर हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से रिलेट करेंगे. सस्टेनेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी हम अपने पंचामृत प्रिंसिपल से रिलेट करेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेट करेंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव जस्ट गॉटन स्टार्टेड. जब बात होगी बिजनेसेस एंड कोऑपरेट सेक्टर की, तो ट्रस्टीशिप मॉडल को रिलेट करेंगे CSR से. ट्रस्टीशिप मॉडल को रिलेट करेंगे गिविंग प्लेज. दिस इज एन इनिशिएटिव बाय वॉरेन बफेट एंड बिल गेट्स फॉर philanthropy. That the profit that you have is you are merely trustees of that profit. You have to give it back to the society. प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स की जब बात करेंगे, तब आर्टिकल 43B व्हाट हैपेंड इन अमूल, इसकी बात करेंगे. ग्लोबल कम्युनिटी के लिए गांधी जी का क्या थॉट था? प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. राइट अबाउट द नॉन अलाइन मूवमेंट, द नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया. अब जब GS3 में it is 50 years since the Pokhran test, it is very likely that this time in GS3 you are asked about weapons of mass destruction. When you write weapons of mass destruction, India called its first nuclear test the Smiling Buddha. And it was Vajpayee ji who stood in the parliament and acclaimed to the world that we will not use our weapons against a non-nuclear nation and we will do no first use. If a question is asked about the Pokhran test and about Smiling Buddha, use Gandhiji in the introduction. If a question is asked about Gandhiji, use Pokhran in the content. He talked about resolving conflicts through dialogue and understanding. This is the idea of Dalai Lama's advocacy for Tibet. I did not write Israel-Hamas war here because वो आपको आता है. I'm sure you've heard about it. उतना दिमाग आप लगाओगे. But Nancy Pelosi is currently in Tibet and it's becoming a big issue at the international stage. So if in IR you are asked about the conflict in Tibet, you will write the Gandhian thought of diplomacy rather than conflict. Pehla question complete हुआ है. Realize that this is not a process that can happen in one day. It has taken me many months, a selection. After that, coming back from Labasna, sitting for 2 months with Mudit sir to draft this. And still, there are things that are coming to my mind. We will write and think every single question together.
आई जस्ट वांट टू ओपन योर माइंड. आई होप द क्लास फॉर्मेट इज क्लियर. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन क्रिटिकली. Keep this keyword in mind. Examine critically various facets of economic policies of British. Various facets means components of economic policy you need to think. In India from mid 18th century till independence. What is the demand of this question? The British economic policy had these facets. Take each facet and critically analyze it or critically examine it. This is the question. Take 2 minutes, think what you can, then I'll show you the answer. In these 2 minutes, I will stay silent. So let us first map in our heads what economic policy actually contains. Economic policy has railways. So जब कभी भी आप ये economic policy word पढ़ोगे, these 6 components now need to come to your head. Second is industrialization. Third is land revenue. Fourth is expenditure. Fifth is urban handicraft. Sixth is trade policy. But जब आप ये GS3 में लिख रहे होगे, you cannot use these words. ये words GS1 के लिए relevant हैं, क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसी की बात हो रही है. अब ब्रिटिश पॉलिसी की बात हो रही है तो हमें रेलवेज के बारे में सोचना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचना है, लैंड रेवेन्यू के बारे में सोचना है, एक्सपेंडिचर के बारे में सोचना है, अर्बन हैंडीक्राफ्ट के बारे में सोचना है, ट्रेड पॉलिसी के बारे में सोचना है. But similar question if asked in GS3, we have to use the same components but write them differently. If you are asked about economic policy of India in GS3, same components need to come to your mind with a slightly different mindset. What does that mean? ट्रेड पॉलिसी को तो आप ट्रेड लिखो, बट रेलवेज को आप लिखो ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडस्ट्रियलाइजेशन को लिखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी. लैंड रेवेन्यू को लिखो टैक्सेशन पॉलिसी. एक्सपेंडिचर को लिखो फिस्कल पॉलिसी या फाइनेंशियल पॉलिसी. एंड अर्बन हैंडीक्राफ्ट्स को लिखो एमएसएमईज. सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन GS3 ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज, द सेम माइंड मैप नीड्स टू कम टू योर हेड, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी में यही होता है. बट व्हेन इट इज कमिंग इन GS1, वी विल नॉट राइट दीज टर्म्स, वी विल राइट द टर्म्स दैट आर इन दिस डिजाइन. अब इन टर्म्स से हमें सोचना है कि यार ट्रेड पॉलिसी में ब्रिटिश ने क्या किया, रेलवेज में क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या किया, लैंड रेवेन्यू में क्या किया, एक्सपेंडिचर में क्या किया, अर्बन हैंडीक्राफ्ट में क्या किया. बट क्वेश्चन क्या था? एग्जामिन क्रिटिकली. आई नो द फेसेट्स नाउ. अब मेरा क्या काम है, हर फेसेट में एक दो फीचर बताऊं और उसको क्रिटिकल एनालिसिस करूं. नाउ आई सॉ क्वेश्चन व्हाइल आई वाज रीडिंग योर चैट कि सर 2 पेजेस में इतना सारा कैसे लिखें. जो आपको आंसर यहां दिया जा रहा है ये मॉडल आंसर नहीं है. प्लीज रिमेंबर दिस. जो आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं, इट इज नॉट अ मॉडल आंसर, इट इज एनरिच्ड कंटेंट. कि जस्ट इन केस अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ रेलवेज पे क्वेश्चन आ गया अगर, तो भी आप इस कंटेंट को पढ़ के लिख लोगे. इसका 20% भी अगर आप रिप्रोड्यूस कराए, यू आर गोइंग टू बी बेटर देन योर कंपेटिटर्स, मार्क माई वर्ड. अब इसको पेपर पे कैसे लाना है, दिस इज जस्ट द फर्स्ट क्लास. पहले सोचना सीख लेते हैं, फिर इंट्रो कंक्लूजन सोचना सीख लेंगे, फिर पेपर पे लिखना सीख लेंगे. थोड़ा सा टाइम बस लगेगा. चलिए, कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी में ट्रेड पॉलिसी. अब ट्रेड में दिस पॉइंट वाज मिसिंग इन द चैट व्हिच आई डिड नॉट लाइक. स्पेक्ट्रम अगर पढ़ी है तो लैंकाशायर लॉबी के बारे में आपने पढ़ा होगा. लैंकाशायर लॉबी फोर्स्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू बाय गुड्स फ्रॉम इट एंड सेल देम इन इंडिया एट अ लॉस. What happened उसके बाद? Since they were selling at India at a loss, Indian industrialists or rather Indian small producers couldn't compete with the East India Company and traditional artisanry got ruined. फिर they developed factories and trading posts. Then the British had a policy of mercantilism. What does mercantilism mean? Mercantilism comes from the word merchant. Mercantilism says that any import, especially any finished product import, is a bad import. हमें finished products import नहीं करने. So what did the British do? The British are the mother country. From the colonies, they would import raw material,
export finished goods. Colony B, import raw material, export finished goods. And आपस में colony A and colony B का trade restricted है. So what is happening? These colonies are only exporting raw materials. इनके पास खुद की कोई इंडस्ट्री नहीं है. They don't have an industry of their own. इस कॉलोनी में भी खुद की कोई इंडस्ट्री नहीं है. They are just merely giving them raw material. यहां पर अब क्या होगा? The industrial revolution will flourish. And this industrial revolution will allow the British to have cheap raw material, have a industrial industry, have a capital goods industry, make finished products, sell them later at a high price in their colonies. This is what also led to the drain of wealth. Now, drain of wealth क्या है? इसका criticism. So when you are writing, you will write economic policy of the British. Component or rather facet 1 was trade policy. For the trade policy, they did these three things. आपसे ये expectation रहेगी कि class के बाद you will at least read this PDF once. And then you'll write the critical evaluation of their trade policy. What is the critical evaluation? Handloom sector was destroyed. Rural economy was ruined. Unemployment was increasing. Balance of trade was shifting. And as Marx said, the mother of cotton, India, became an exporter of raw material and importer of finished goods. अब अगर सिर्फ ट्रेड पॉलिसी पे भी क्वेश्चन आ गया तो भी आप यहां से लिख लोगे, और अगर मेजर क्वेश्चन आया तो आप ट्रेड पॉलिसी पे 3-4 लाइनें लिखोगे, वेयर यू विल जस्ट मेंशन दीज पॉइंट्स. अगर सारे फेसेट्स पूछे हैं, यूपीएससी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट यू विल एक्सप्लेन एवरी फेसेट. सेकंड इज रेलवेज. अब ब्रिटिश की रेलवे स्टोरी इंडिया में बहुत इंटरेस्टिंग है. व्हाट डिड द ब्रिटिश डू? पहले तो रेलवे बनाने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया? लोन्स लिए. लोन्स लिए वर्ल्ड में ब्रिटिश कैपिटलिस्ट से. उस टाइम पर प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट था 3%. ब्रिटिश ने लोन लिया 5% पे. एंड हु पेड दिस एक्स्ट्रा 2%? इट वाज द इंडियंस हु पेड दिस एक्स्ट्रा 2%. सो दे यूज्ड इंडियन फाइनेंसेस टू बिल्ड रेलवेज दैट वर नॉट इवन मेंट फॉर इंडिया. ये आइडिया आप याद रखना, अभी आपको समझ आएगा हाउ दे वर नॉट मेंट फॉर इंडिया. बट दिस इज द फर्स्ट क्रिटिकल इवैल्यूएशन. इसके बाद उन्होंने क्या किया? जो पोर्ट टू हिंटरलैंड ट्रांसपोर्ट है, ये इंडियन कोस्ट लाइन है, ये ट्रांसपोर्ट तो है चीप. पोर्ट टू हिंटरलैंड है चीप एंड हिंटरलैंड टू हिंटरलैंड है एक्सपेंसिव. व्हाट वाज दिस कॉल्ड? इन्वर्टेड टैरिफ स्ट्रक्चर. अब इसके पीछे सिनिस्टर एप्लीकेशन देखो. ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये किस चीज का हो रहा है? ये फिनिश प्रोडक्ट्स का हो रहा है, और यहां पर हो रहा है रॉ मटेरियल. तो जब हिंटरलैंड पे पोर्ट तक जाना है, ब्रिटिश को खुद का काम है कि हमें रॉ मटेरियल ले जाना है, फिनिश प्रोडक्ट्स देने हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट चीप. लेकिन इफ इंडिया वांट्स टू ट्रेड विद इन हर टेरिटरी, दिस इज एक्सपेंसिव. ये इसका एक और क्रिटिकल इवैल्यूएशन है. देन दे यूज द रेलवे फॉर देयर ओन सिनिस्टर मिलिट्री गेन्स. ट्रूप मूवमेंट भी ऐसे ही होनी है, बिकॉज ब्रिटिश वर सेटल्ड हियर इन मुंबई, दे वर सेटल्ड हियर इन चेन्नई, दे वर सेटल्ड हियर इन कोलकाता. तो वो पोर्ट्स पे सेटल्ड थे. तो जब हमें पोर्ट से हिंटरलैंड पे जाना है तो हम सस्ते में जाएंगे. जब आपको हिंटरलैंड टू हिंटरलैंड जाना है, आप एक्सपेंसिव जाना. इंडीड लाइफ इज अ लॉन्ग प्रोसेस between human beings and being humane. It is human beings who look out for their own interests, like the British did when they were building railways in India. But it is the humane efforts of the Indian Constitution that today the largest railway network in the world is being used to facilitate the values of the Constitution. Life is a long process from human being to being humane. I hope आपको समझ आ रहा है कि content सिर्फ एक question के लिए नहीं होता. और ये सारी बातें आई होप आपको पता है. दिस इज नॉट समथिंग आई एम जनरेटिंग फ्रॉम माई सेल्फ. यहां पर इसका एक मैप है इन केस यू वांट टू ड्रॉ दिस इन योर आंसर, एंड सिर्फ रेलवेज पे क्वेश्चन आ जाए तो भी मैनेज हो जाएगा. देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसकी हम बात कर चुके हैं. व्हाट डिड दे डू? इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं बनेगी, इंडिया में सिर्फ रॉ मटेरियल बनेगा. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम कराएंगे ब्रिटेन में. लॉपसाइडेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, इंपोर्ट करेगा इंडिया फिनिश्ड प्रोडक्ट. क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट की वैल्यू बढ़ी, कैपिटल गुड इंडस्ट्री में, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इंडिया में नहीं बनी. एंड इट इज स्टिल द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी जो कम है,
उसका बहुत बड़ा रीजन है दैट फॉर 200 years वी डिड नॉट हैव अ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. तो जब अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे क्वेश्चन आएगा GS3 में तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देंगे, और जब ब्रिटिश पे क्वेश्चन आएगा तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी यूज करेंगे. लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पे ब्रिटिश का रोल, ये चीज अगेन आई एम अज्यूमिंग आपको पता है दैट दे स्टार्टेड कमोडिफिकेशन ऑफ लैंड. उन्होंने क्या किया कि लैंड को एक कमोडिटी बना दिया, एक वे ऑफ लाइफ से एग्रीकल्चर को कमोडिफाई कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी डाल दिया. एंड दे हैड दीज 3 सिस्टम्स, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी एंड रेतवारी. इससे हुआ क्या? सब इन्फ्यूडेशन. इन्वेस्ट नहीं किया एग्रीकल्चर में, दिस इज द क्रिटिकल इवैल्यूएशन. दे डिड नॉट इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, उससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी. बट टेनेंट, टेनेंट के ऊपर सब लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के ऊपर लैंडलॉर्ड, फिर उसके ऊपर जमींदार, फिर उसके ऊपर ब्रिटिश. तो पेजेंट वाज बेयरिंग द वेट ऑफ सो मेनी थिंग्स. दिस इज द क्रिटिकल इवैल्यूएशन एंड दीज आर द फीचर्स दैट यू नीड टू रीड. अब ये स्पेक्ट्रम का है, सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो इट. एंड नहीं आता है तो as soon as this class is done you read this from here. This is sufficient even if you get a land revenue question. अब एक्सपेंडिचर पैटर्न, सिविल सर्विस पे बहुत खर्चा किया, आर्मी पे बहुत खर्चा किया. ब्रिटिश को एक्सपेंडिचर करने का राइट मिल कहां से रहा है? इंडियन से टैक्स कलेक्ट किया, एक्सपेंडिचर किया आर्मी पे, एक्सपेंडिचर किया सिविल सर्विस पे, एंड फिर इन्हीं दोनों इंस्टीट्यूशंस को यूज करके जो टैक्स पेइंग इंडियंस थे उन्हीं को ही सप्रेस किया. This is the critical evaluation. This is the facet of economic policy. आज क्या हो रहा है? आज इंडियंस जो टैक्स देते हैं, इंडियंस गिव सम टैक्स that is still being used to pay the salaries of civil servants. Firstly, those salaries are normal, they're not huge, but now these civil servants are working day and night as the steel frame to empower these Indians. Life is a long process. From human beings who only care about their own interests to being humane and caring about the person who is paying your salary. I hope कुछ समझ आ रहा है. Urban handicraft की बात करें, they led to ruin of traditional handicraft, right? पढ़ चुके हैं आप स्पेक्ट्रम में. Deindustrialization हुआ, even handicraftsmen moved to agriculture, agriculture भी ruin हुआ. This is done. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाऊंगा. ये 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. इट इज अबाउट परमानेंट सेटलमेंट एंड रेतवारी सेटलमेंट. इफ यू प्रिपेयर फॉर द मेंस it will help you in prelims. If you read prelims content well, it will help you in mains. समझ आया यहां तक? And I hope आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन में. Let's move to the next question. Why did the armies of the British East India Company, mostly comprising of Indian soldiers, win consistently against the more numerous and better equipped armies of the then Indian rulers? Reasons दीजिए. अब ये क्वेश्चन की डिमांड क्या है? What is the demand of this question? That there is Indian army on one side or Indian armies on one side. They are more numerous. They have more numbers. They are better equipped. But still, there is on the other side a British army, and this British army used to win consistently. This is what is asked. Now again, I'll give you 2 minutes. Think, and then I'll show you the answer. Ab, whenever a question like this, where you are asked to compare 1 and 2, you can use a technique called SWOT analysis. SWOT analysis का क्या मतलब? Let me think कि ब्रिटिश आर्मी की स्ट्रेंथ्स क्या थी. ब्रिटिश आर्मी की स्ट्रेंथ्स के सामने let me think इंडियन आर्मी की वीकनेसेस क्या थी, इंडियन आर्मीज रादर की वीकनेसेस क्या थी, ब्रिटिश आर्मी को अपॉर्चुनिटीज क्या मिली, और उसके सामने इंडियन आर्मीज को थ्रेट्स क्या थे. अगर मैंने इन 4 डायमेंशंस में सोच लिया, देखो ये क्वेश्चन है 15 मार्क्स का. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक ही चीज पूछी है, इस स्टेटमेंट के रीजंस. अगर मैंने सिर्फ रीजंस ऐसे लिखने शुरू कर दिए तो अगर मुझे 10 भी याद आ गए, मेरे 3 पेज नहीं भरेंगे एंड माय आंसर विल नॉट लुक सेग्रीगेटेड एंड मल्टी डायमेंशनल. जब कंपैरिजन पूछा है तो मैं लिखूंगा ब्रिटिश आर्मी स्ट्रेंथ्स, ब्रिटिश आर्मी अपॉर्चुनिटीज, इंडियन आर्मी वीकनेसेस, इंडियन आर्मीज थ्रेट्स. अब अगर मुझे हर में इन 4 में सब में 4-4 पॉइंट भी याद आ गए
तो आई हैव 16 पॉइंट्स नाउ, राइट? बट अगर मैं सिर्फ डायरेक्टली सोचना शुरू कर दूं, आई विल नॉट हैव दिस कंपैरिजन शोन. एंड देखो क्वेश्चन देखते हैं दोबारा. इट इज स्पेसिफिकली आस्किंग दिस कंपैरिजन कि शो द डिफरेंस, इंडियन एंड ब्रिटिश के बीच में डिफरेंस दिखाइए. तो इस अप्रोच से इसको सोचते हैं. नाउ आई विल शो यू व्हाट आई हैव थॉट ऑफ. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मीज की स्ट्रेंथ्स क्या थी? अब इसमें भी दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं कि सीधा सोच लिया कि स्ट्रेंथ क्या थी, लेट्स थिंक. आर्मी को टॉप टू बॉटम इमेजिन करिए. एट द टॉप देयर आर लीडर्स, कैप्टन्स, जनरल्स एंड मेजर्स इन द आर्मी. ये लीडर्स. एट द बॉटम देयर आर सोल्जर्स. दीज सोल्जर्स कि क्या क्या कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है? दे नीड सर्टेन इक्विपमेंट, रादर दे नीड टेक्नोलॉजी, दे नीड कम्युनिकेशन, these soldiers need discipline, these soldiers need training, and these soldiers need to have morale. मोराल कैसे आता है सोल्जर्स में? पे, प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन, इन चीजों से उनका मोराल आता है. सो लीडर्स एंड सोल्जर्स. सो इन टर्म्स ऑफ लीडर्स दे हैड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप. एंड फिर एग्जांपल भी देने हैं, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स. और फिर एक बैटल का भी एग्जांपल देना है, लाइक द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757. फिर बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन की. जब ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन की बात आएगी, गिव एग्जांपल ऑफ द सीज ऑफ सेरिंगापट्टनम इन 1799. आई नो आपको ये सारे एग्जांपल्स याद नहीं होंगे, मुझे भी ये सारे एग्जांपल्स याद नहीं है, बट अब कर लेना. टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस. से दैट इन बक्सर इन 1764 इट वाज 7,000 कंपनी ट्रूप्स दैट डिफीटेड 40,000 इंडियन ट्रूप्स. दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन. कम न्यूमरस, but better technology, better leadership, better training, they won. Give this example, you get 1 mark more. Naval power थी उनके पास. Battle of Bondi Wash. And technological advantages से, just a statement is coming to my mind. The fact that a gun beats a spear, the fact that a gun beats a spear is the reason why the sun never set on the British Empire in the 19th century. Just because they had these guns, they used to control so many colonies that at some point, at any point rather, at some place in the British Empire, the sun was always shining. Now, ये तो ब्रिटिश आर्मी की स्ट्रेंथ हुई. इनकी अपॉर्चुनिटीज क्या थी ब्रिटिश आर्मी के पास? पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन थी इंडियन रूलर्स में. डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी इन्होंने यूज किया और यूज होने दिया इंडियन रूलर्स ने. इनके पास सुपीरियर कम्युनिकेशन थी एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज थे. दे वर कंट्रोलिंग इंडियन रिसोर्सेज एंड बीटिंग इंडियन आर्मीज. ये इनकी अपॉर्चुनिटीज थी. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट, इंडियन आर्मीज की क्या वीकनेसेस थी? यूनिटी नहीं थी. जैसे कि इफ वी टॉक ऑफ द एंग्लो मराठा वॉर्स, इसमें मराठा कन्फेडरेसी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे. नाउ दिस कॉन्टेक्स्ट यू नो फ्रॉम स्पेक्ट्रम. इंफीरियर ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन था. आउटडेटेड मिलिटरी टैक्टिक्स थे. जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने डिसेप्शन से सिराजुद्दौला को हरा दिया. यू गिव दिस एग्जांपल. देन और क्या वीकनेसेस थी इंडियन आर्मीज की? इंटरनल डिसेंट था, इंस्टेबिलिटी थी. जैसे मुगल एम्पायर में देयर वाज instability and internal dissent which led the British to defeat them easily. अब threats क्या थे? Technological disparity थी. For example, you need to quote the example of Battle of Assaye. अब क्या है Battle of Assaye? आप स्पेक्ट्रम से पढ़ो. नहीं पढ़ा है तो आज ही पढ़ो. But you need to have this example in your head. Economic resources की struggle थी. The Marathas used to use their soldiers for Chauth and Sardeshmukhi. Threats from rulers that were changing sides. जैसे Marathas first sided with the British to defeat Tipu Sultan in the third Anglo-Maratha wars. तो इंडिया कॉन्शियसनेस नहीं थी, हम आपस में लड़ रहे थे. And there was no second line of defense because टॉप पे लीडर्स तो बहुत बढ़िया थे, but when the leader was killed, there was no successor. इसके भी बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे. And you can read this PDF and find multiple examples. So I hope this question is clear.
कि जब ऐसा कोई कंपैरिजन का क्वेश्चन आए, यू नीड टू यूज दिस अप्रोच टू जनरेट मल्टीपल डायमेंशंस, ताकि एग्जामिनर को भी दिखे कि दे हैव एग्जामिन्ड दिस मल्टी डायमेंशनली. अब discuss the varied roles played by women in the Indian freedom movement, highlighting specific contributions with examples. इस क्वेश्चन के बारे में एक सेकंड में बात करेंगे, but let me show you that this question has come multiple times. You can, it's here in the PDF also, आप वहां से भी रीड कर सकते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम है, क्योंकि women is a specific topic. Women and women's organization is a specific topic in GS1. तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड सब इसमें रानी ऑफ झांसी और वही एग्जांपल्स लिख रहे हैं. Those examples are not wrong, but you need enriched examples, जो मैं आपको अभी देता हूं. बट पहले you look at this question and think कि इंडियन women ने क्या रोल्स प्ले किए इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पे, इनकी स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड एग्जांपल्स बताओ. आई विल गिव यू इन दिस क्वेश्चन नियरली 1 minute, because this is something you have read in spectrum. 1 minute for you to think. आपको बहुत एग्जांपल्स दिमाग में आए हैं, बट वेरिड रोल्स हमें उनके रोल्स में वैरायटी दिखानी है. तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की एक टाइमलाइन देख लेते हैं. We started with the first war of independence, then there were socio-religious reform movements, then Congress was formed, then there was the Swadeshi movement, then Gandhian phase came, then the Jallianwala Bagh massacre happens, then the non-cooperation movement happens, then the civil disobedience movement happens, then the revolutionary phase comes, then Quit India movement happens, Indian National Army is formed around this time, and finally we lead to independence. अब इस हर फेज में हम विमेन के बारे में सोच लेते हैं, तो उनके वेरिड रोल्स भी दिख जाएंगे. आंसर भी एक इवोल्यूशन फॉर्म में दिखेगा एग्जामिनर को, that they started from 1857 and they finished at 1947. So the entire timeline gets covered. And जो अदर क्वेश्चंस आए हैं उनके लिए हमें कंटेंट भी मिल जाएगा. So let's see the answer. Again, this is not the model answer. This is enrichment content for you. इसको पेपर पे कैसे लाना है हम वो देखेंगे. Not everything can be done on the first day. जब हम 1857 की बात करेंगे, रानी लक्ष्मीबाई की बात हमारे पास आनी चाहिए और बेगम हजरत महल की बात हमारे पास आनी चाहिए. So this also you have read, but this is what most of you wrote. This should not be missed. This will show the examiner your technical superiority. आगे चलते हैं. सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. I have just quoted two here, पंडिता रामाबाई and सावित्री फूले जी. That's it. But आप और भी लिख सकते हो. You can have different examples here. कांग्रेस फॉर्मेशन की जब बात आएगी तो कदम्बनी गांगुली जी का नाम जरूर आपके दिमाग में आना चाहिए. जब स्वदेशी मूवमेंट की बात आएगी तो सरला देवी चौधरानी जी का नाम जरूर आना चाहिए. कस्तूरबा गांधी जी का नाम जरूर आना चाहिए. जब गांधीयन फेज की बात होगी, we have to think of women like Annie Besant जी, सरोजनी नायडू जी, एंड सरोजनी नायडू जी को आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी लिख सकते हो. अब some enrichment content that you might not know. In 1919, ये स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगा आपको, तो मैं आपको पढ़ा देता हूं. 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ. After this, the British made a committee to give monetary compensation to the people who had died. So Atar Kaur and Ratan Devi were two females जिनको ब्रिटिश ने ऑफर किया that your husbands have died in this massacre, let us offer you monetary compensation. Atar Kaur and Ratan Devi refused because they would never take money from their husbands' murderers. अब GS4 में एक बार क्वेश्चन आया, most of world's problems are due to the narrow conception of a good life. Use this example there. ब्रिटिश ने नैरो कंसेप्शन ऑफ गुड लाइफ रखी कि लाइफ ही तो गई है, पैसे ले लो. बट दे सेड नो, द लाइव्स ऑफ आवर हस्बैंड्स आर मच मोर देन मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन फॉर अस. सो ब्रिटिश नैरो कंसेप्शन ऑफ अ गुड लाइफ created these problems, and these brave women refused those monetary compensations. और ये एग्जाम्पल आपको और भी यूज करना है. दिस विल गिव यू टेक्निकल सुपीरियोरिटी. जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यू हैव टू टॉक अबाउट बसंती देवी, हु वाज द वाइफ
of C.R. Das ji. She led the movement in Bengal and participated in boycotts and protests. ये स्पेक्ट्रम में नहीं है. जब सब स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल लिख रहे होंगे तो हम ये एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे टू शो द एग्जामिनर कि हमने थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत भी करी है. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आएगा तो कमला देवी चट्टोपाध्याय और सरोजनी नायडू जी की बात होगी. जब रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट फेज आएगा तो प्रीतिलता वादेदार जी, बीना दास जी, इनकी बात होगी. जब क्विट इंडिया मूवमेंट आएगी तो अरुणा आसिफ अली की बात आएगी और स्नेहलता नाथ जी की बात आएगी. आईएनए में कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी की बात आएगी. इंडिपेंडेंस के टाइम पे सुचेता कृपलानी जी की बात आएगी. सो दीज एग्जांपल्स आर देयर इन स्पेक्ट्रम, बट कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी हमारे पास होने चाहिए. एंड आपने जो एग्जांपल्स लिखे हैं, आई एम श्योर यू नो मच मोर एग्जांपल्स, बट सबको एक जगह पर कंसोलिडेट कर लो ताकि विमेन पे क्वेश्चन आते ही नेम्स कम टू योर हेड. विमेन पे एसए भी आ सकता है तो उसे भी यूज करेंगे, सेम कंटेंट वहां भी जाएगा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट? अब इस क्वेश्चन को बस मॉडरेट्स के बारे में मत सोचना. ऐसा भी तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन हो टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ एक्स प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट. तो थोड़ा ऑर्गेनाइजेशनली सोचना कि क्वेश्चन को अगर ऑर्गेनाइज करना है तो मैं कैसे करूंगा या करूंगी. अगेन आई विल गिव यू 1 minute बिकॉज यू हैव रेड दिस इन स्पेक्ट्रम. आफ्टर 1 minute वील डिस्कस. देखो, आई नो आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कमेंट में क्या लिखना है, क्रिटिकली एग्जामिन में क्या लिखना है. कर लेंगे हम डिस्कस. पहले सोचना सीखो. जस्ट ओपन एंड ब्रॉडन योर माइंड. दीज आर ऑल प्रोग्रेसिव थिंग्स दैट वील लर्न. अब एक चीज दिखाता हूं आपको. वर्ल्ड में कोई भी फ्रीडम मूवमेंट हो, एनी फ्रीडम मूवमेंट इन द वर्ल्ड, इट हैज टू हैपन इन दीज 6 स्टेप्स. पहले जिन पे भी रूल कर रहे हैं फॉरेनर्स, वो कहेंगे दैट फॉरेन रूल इज नॉट गुड. इसके लिए बनेगी एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन. द आइडिया दैट फॉरेन रूल इज नॉट गुड फॉर अस. सेकंड, व्हेन दिस आइडिया गेट्स एस्टैब्लिश्ड, certain leaders will emerge and certain organizations will form. अब जब ये हो जाएगा, these people will lead to a national awakening. पूरे नेशन को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे. Then they will ultimately lead to mass mobilization, activism and action. Masses इन्वॉल्व होंगे, activism होगा, action होगा. When this mass mobilization, activism and action happens, जो रूलर्स हैं वो शांत तो नहीं बैठेंगे. वो कहेंगे कि आ जाओ, या तो नेगोशिएट कर लो हमसे, या लेट अस यूज आवर मिलिट्री माइट टू सप्रेस दिस मास मोबिलाइजेशन. द ब्रिटिश हैव नेगोशिएटेड विद इंडियंस थ्रू साइमन कमीशन फॉर एग्जांपल. द ब्रिटिश हैव कन्फ्रंटेड इंडियंस. सो मेनी वैलियंट फ्रीडम फाइटर्स हैव डाइड इन द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्रंटेशन. अब ये नेगोशिएशन और कन्फ्रंटेशन होके फाइनली द गोल ऑफ फ्रीडम इज अचीव्ड. सो एनी क्वेश्चन दैट इज आस्किंग यू द रोल ऑफ अ स्पेसिफिक सबसेट, जैसे कि मॉडरेट्स, जैसे कि ट्राइबल्स, जैसे कि लेट्स से एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, उसमें 2 अप्रोचेस हैं. एक तो है कि आप टाइमलाइन इमेजिन करके लिख लो. दूसरा है कि टाइमलाइन ना लिखो, इस लाइफ साइकिल को सोच लो कि फ्रीडम मूवमेंट ऐसे ही होती है. अब विमेन वाले क्वेश्चन में ये लगाना उतना एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज वो वेरिड रोल्स पूछ रहा था तो अक्रॉस द इयर्स लिखते हैं. बट मॉडरेट्स का रोल एक सर्टेन टाइम तक था, तो वेरिएट दिखाने के लिए इन डायमेंशंस में सोचते हैं. तो लेट्स सी व्हाट द रोल ऑफ मॉडरेट्स वाज. मॉडरेट्स का क्या रोल था? इंट्रोडक्शन भूल जाओ, कंक्लूजन भूल जाओ, सोचना सीखते हैं. When they were laying the ideological foundation, they exposed the British rule. Nationalist critique of British policies. स्पेक्ट्रम की सब हेडिंग है ये. दादाभाई नायरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में यहां पर लिखेंगे. Then they talked of protection of civil rights. कि civil rights need to be protected. जैसे जीके गोखले जी ने बनाई सोशल सर्विस लीग. They came up with the hard reality that India should be governed by Indians in Indian interests, not by the British. ये हुई ideological foundation of moderates. फिर उन्होंने करी लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन. अब भूलना नहीं है कि क्या पूछा गया था. इन
व्हाट वाज द, दिखाई देता हूं आपको, रोल ऑफ मॉडरेट्स इन प्रिपेयरिंग अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। तो ये बात हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि वाइडर फ्रीडम मूवमेंट को कैसे उन्होंने ट्रेन किया। तो डोंट राइट दे फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस, से दे डिड पॉलिटिकल ट्रेनिंग थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस का एग्जांपल दो, दे प्रोवाइडेड लीडरशिप टू द मासेस। अब यहां एग्जांपल देते हैं, आईएनसी फॉर्मेशन, इंडियन लीग, पूना सार्वजनिक सभा, कैंपेन अगेंस्ट द इंपोजिशन ऑफ कॉटन ड्यूटी, ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन स्पेक्ट्रम। वहां से इंफॉर्मेशन लाइए, इस फॉर्मेट में लिखिए। देन दे लेड टू अ नेशनल अवेकनिंग, द इंडियन रेनेसांस, इस पे भी हम क्वेश्चन देखेंगे। कल्चरल नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म में आरजी भंडारकर की बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन दैट टॉक्ड अबाउट डेक्कन इंडिया, नॉट समथिंग दैट यू विल जनरली राइट इन योर आंसर, यूज दिस एनरिचमेंट कंटेंट। ये कुछ ऐसी चीज है जो आप शायद लिख दो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो नेशनल अवेकनिंग में दे ऑल्सो हैड अ रोल। अब आगे देखते हैं, दे टॉक्ड ऑफ मास मोबिलाइजेशन, एक्टिविज्म एंड एक्शन। ये आप लोगों ने लिखा था, 3P या 4P अप्रोच उनकी थी, दिस इज वेरी वैलिड। देन दे टॉक्ड ऑफ नेगोशिएशन एंड कन्फ्रंटेशन, दे वांटेड रिफॉर्म इन द ब्रिटिश रूल, सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, कि ब्रिटिश को शायद पता ही नहीं है कि इंडियन जो रूल है वो इतना खराब हो रहा है, अगर उन्हें पता चल गया तो वो खुद ही करेक्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं दोबारा, टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब कहां तक, टिल वेयर, हाउ मच, हाउ मच। तो यहां पर दोनों बातें बतानी है कि यस दे प्रिपेयर्ड अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट, बट नो दे डिड नॉट डू XYZ। अब अपने माइंड मैप पे आते हैं, they did all of this, they laid ideological foundations, they provided leadership and organization, they did national awakening, but did they involve the masses? No. Did they do confrontation, negotiation? Yes. Confrontation? No. Did they have the ultimate goal of freedom in their head? No. Maybe yes and no, plus minus, right? ये आइडिया है। अब show where they have contributed, show where they have not contributed. So let's go to the second part, failure of moderates in preparing a base for the wider freedom movement. Yes, they prepared a base. To what extent? कितना किया? How much? हाँ, 60% किया, right? So they did prepare a base, but they also failed. For example, they had confidence in British institutions like the civil service. They had faith in British rule. They believed in British providential mission to India. Leadership में they failed to accommodate different schools of thought. इसीलिए क्या हुआ? सूरत split in 1907 when the moderates and the extremists split and the Congress was at its weakest. National awakening में, cultural nationalism में, sometimes it happened that even regressive practices they had promoted. इसमें example मत देना, just write this content, don't give any example. Negative examples देने हैं तो 3 चीजें बता रहा हूं, यूएस, पाकिस्तान, चाइना। बढ़िया एग्जाम्पल दो, जितने नेगेटिव देने हैं इंडिया से मत दो। मास मोबिलाइजेशन, एक्टिविज्म एंड एक्शन, दे डिड नॉट डू इट, दे हैड अ नैरो बेस, दे वर एजुकेटेड एलीट, द 3P स्ट्रेटजी वाज नॉट इफेक्टिव। नेगोशिएशन एंड कन्फ्रंटेशन में दे डिड नेगोशिएशन, not confrontation, and goal of freedom was not as it was imagined for the freedom movement. अब अगर मैं दोबारा क्वेश्चन देखूं, to what extent did the role of moderates prepare a base for the wider freedom movement? मेरा आंसर कैसा दिखेगा? Yes, they did through 1, 2, 3, 4. They played a major role. But despite this major role, there was some failures, or rather failure word भी यूज नहीं करते, some challenges in their approach, which were 1, 2, 3, 4. However, finally, positively worded conclusion, finally they had a major impact, and without them the Indian freedom struggle would not sustain. समझ रहे हो? अब ये 1, 2, 3, 4 कहां से आएगा? यहां से आएगा। अब ये क्वेश्चन एक्सट्रीमिस्ट के बारे में हो तो भी ऐसे ही, ये क्वेश्चन रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट के बारे में हो तो भी ऐसे ही। जब व्हाट एक्सटेंट पूछ लिया, इसका मतलब है दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड आई एम एक्सप्लेनिंग, व्हाट एक्सटेंट मींस हाउ मच। तो दोनों डायमेंशंस,
और मल्टी डायमेंशनली सोचने के लिए ये माइंड मैप। सो व्हाट डू यू हैव टू डू, इसको याद रखना है, और जो कंटेंट में वो चीजें मिले जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं पता, वो अपने नोट्स में ऐड कर लो, और आगे नोट्स जब बनाओगे तो इस फॉर्मेट में बनाने हैं। सो वी हैव कम टू अबाउट 5 क्वेश्चंस। वही क्वेश्चन जो पिछले कंटेंट में भी था, एग्जामिन द लिंकेजेस बिटवीन 19th सेंचुरी इंडियन रेनेसां एंड द इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। इंडियन रेनेसां का मतलब है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इस क्वेश्चन को सोचो, एग्जामिन वर्ड को हटा दो, एग्जामिन का मतलब मैं बता दूंगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुई 19th सेंचुरी में, उसका क्या लिंक है इंडिया की नेशनल आइडेंटिटी से। ये लिंक दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो अब इस लिंक के बारे में सोचो। आई गिव यू 1 मिनट, देन शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। नेशनल आइडेंटिटी के बारे में किसी ने बताया ही नहीं। व्हाट इज इंडियाज नेशनल आइडेंटिटी, ये तो बताओ आप पहले। दोबारा सोचो, आई गिव यू 10 सेकेंड्स। इंडिया की नेशनल आइडेंटिटी की क्या वैल्यूज हैं? Think about it. What makes national identity? The fact that you say that you are Indian, this is your national identity. किन वैल्यूज पे सोचते हो आप ये? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ये नेशनल आइडेंटिटी इमर्जेंस, ये नेशनल आइडेंटिटी जो आपकी इमर्ज हुई है, जिसमें आपके दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन, लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये वर्ड्स आपके दिमाग में जो आए हैं, ये जो इमर्ज हुए हैं, ये कैसे इससे आए, ये क्वेश्चन है। हाउ दीज ये जो वर्ड्स आपके दिमाग में अभी आ रहे हैं, हाउ हैव दे कम फ्रॉम दिस मूवमेंट? दिस वाज द क्वेश्चन। अब आई वाज वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट सम पीपल रोट कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस। सो लेट मी शो यू समथिंग। 1 मिनट, थोड़ी सी छोटी सी बात, नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन। This is my copy of the Constitution of India, and if you see here, it is embossed with the logo of Labasna. So when you go there, you are shown or given this Constitution, and on this Constitution, your oath is written. For every new civil servant, there is an oath here, and it is signed by the Labasna director at that time. So this is the biggest testament of the fact that our national identity, our values, everything come from this constitution, and the values of this constitution have come from the Indian Renaissance movement. This was the question. तो आप क्वेश्चन जब देखो पूरा पढ़ो, ठीक है? अब नेशनल आइडेंटिटी आपको जहां भी दिख जाए, you need to have certain components in your head. नेशनल कॉन्शियसनेस, ये रिलेटेड है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर लैंग्वेजेस, नॉट अ सिंगल लैंग्वेज बट डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, देन इंडियन आर्ट एंड कल्चर, देन इवन एजुकेशन, द वे यू हैव बीन एजुकेटेड, तभी आप में ये दिमाग में ये आइडियाज आ रहे हैं, दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स योर नेशनल आइडेंटिटी। एंड फाइनली योर रिलीजन, not a single religion but the diversity of religions, the accommodation of religions, the idea of unity in diversity in the context of religion is our national identity. Accommodation for all, right? Tolerance for all, Indian secularism जो आपने सोचा था, right? ये 5 कंपोनेंट्स आपके दिमाग में आने चाहिए। अब देखते हैं कि how the socio religious reform movement has led to these components. नेशनल कॉन्शियसनेस में द वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, यूनिवर्सलिज्म। अब ये जो है, ये 2 वैल्यूज जो हैं, पहले लिखो नेशनल आइडेंटिटी में ये दोनों चीजें हैं। और सोशो रिलीजियस मूवमेंट से कैसे आई? राइट अबाउट हेनरी विवियन डेरोजियो। और ये क्वेश्चन दोबारा भी आया है हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में 2021 मेंस में। Write about Swami Vivekanand ji and these values. Write about Henry Vivian Derozio and these values. You write about India being the best of the West and the East, of merging religious reformism and religious revivalism. Reformism में लिखो राजा राम मोहन राय की बात, and revivalism में लिखो आर्य समाज जी की बात। जब आर्य समाज का लिखोगे और राजा राम मोहन राय के बारे में लिखोगे,
this merges the east and the west. This is our national consciousness. तो national identity इसका पहला कंपोनेंट था national consciousness, उसमें ये तीन चीजें हैं. एंड हाउ डिड इट इमर्ज फ्रॉम द इंडियन रेनेसां मूवमेंट, वो ये रहा. जो पूछा है वही बताएंगे. सेकंड, फोकस ऑन नॉट अ सिंगल लैंग्वेज बट इंडियन लैंग्वेजेस एंड देयर रिवाइवल. जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बंगाली प्राइमर बनाया, या ज्योतिबा फूले जी ने मराठी पे काम किया. इंडियन लैंग्वेजेस पे फोकस. इन द रेनेसां मूवमेंट, इन द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इंडियन लैंग्वेजेस वर प्रमोटेड. So today we celebrate Indian languages. Then there is art and culture. Art and culture में हम अपने आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं. So there is cultural nationalism. Cultural nationalism में जैसे R.N. टैगोर जी का काम, right? The art movement that also happened during the Swadeshi movement. Then education. Education on our culture, on our history, about India's past, taking pride in India's past, जैसे DAV के institutions. And religion में religious revival, not only of one religion but all religions, celebrating the diversity in India. अब यहां पर आप एग्जांपल दो, this organization that was made by दादा भाई नायरोजी. So क्वेश्चन में अल्टीमेटली क्या बताना है? अल्टीमेटली बताना है कि देखो यार, दिस इज नेशनल आइडेंटिटी, आवर नेशनल आइडेंटिटी इज ऑन दीज वैल्यूज. इन वैल्यूज को लाया है इंडियन रेनेसां मूवमेंट या इंडियन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. यू हैव टू शो दिस लिंकेज इन दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन देख के उसको समझना सीखते हैं. ये लिंकेज हमें दिखानी थी, राइट? समझ आया? ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन अब आप लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा. आपको फर्स्ट ओरिएंटेशन में होमवर्क दिया था कि जीएस मेंस का जो सिलेबस है उसको रट लो. अभी पता चल जाएगा किसने रटाया और किसने नहीं. जीएस मेंस के सिलेबस के सारे पॉइंट सोचो और इस चीज को बात कर, इस आंसर को लिखो. 2023 मेंस का क्वेश्चन है ये. कॉलोनियल रूल अफेक्टिंग ट्राइबल्स इन इंडिया. तो पहला कंपोनेंट क्या लिखना है कि हाउ डिड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल या रादर कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल्स. सेकंड, हाउ डिड ट्राइबल्स रिस्पॉन्ड टू इट. यही दो चीजें पूछी गई हैं. अब जीएस के टॉपिक्स याद करो. सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटी, एजुकेशन, हेल्थ. GS1, GS2, GS3 में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, GS4 में साइकोलॉजी. ये याद करो. आई हैव गिवन यू द हिंट. ये पहला टास्क है, चैट में मत लिखो. आई एम गिविंग यू 4 मिनट्स. जो पॉइंट्स आ रहे हैं नोट देम ऑन पेपर, स्क्रिबल ऑन पेपर व्हाटएवर पॉइंट्स आर कमिंग टू योर माइंड. थिंक इन द फॉर्मेट ऑफ द जीएस मेन सिलेबस एंड राइट दिस. देखो, आई होप आपने अपनी नोटबुक में लिखा होगा rather than writing in the chat. अब देखो, जीएस मेन सिलेबस से इस चीज को सोचते हैं. ठीक है, जीएस मेन सिलेबस में क्या क्या दिमाग में आना चाहिए. GS1 में कल्चरल इंपैक्ट, सोशल इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल. GS2 में पॉलिटिकल इंपैक्ट, लीगल इंपैक्ट, हेल्थ इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल. GS3 में इकोनॉमिक इंपैक्ट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल. एंड GS4 में साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल. सिमिलरली, कल्चरल रिस्पॉन्स, social response, political response, legal response, health response, economic response, environmental response and psychological response. Again, 15 मार्कर क्वेश्चन है और 2 डायमेंशंस पूछ रखे हैं. 15 मार्कर में I will expect that you will write 15 points. 15 पॉइंट्स बनाने के लिए दोनों पार्ट्स में 8 या 7 पॉइंट होने चाहिए. अब यहां काउंट कर लेते हैं. If I can write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in both in the impact and the response, I have 16 points. And since I am thinking like this, I am thinking multidimensionally. कोई पॉइंट ही नहीं होगा ऐसा जो मिस हो गया. ठीक है. एक बात और, एक एसे डिस्कस हुआ था क्लास के स्टार्टिंग में. आपको बोला था याद रखना. आई होप आपको याद है उस एसे का टॉपिक. अब बात करते हैं.
हमने जीएस पेपर वाइज अप्रोच सोची, तो जीएस पेपर वाइज देखते हैं. सोशल रिस्पॉन्स, डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, या रादर सोशल इंपैक्ट. ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल डिसरप्ट हो गया. द प्रैक्टिस ऑफ ब्राइड प्राइस वाज रिप्लेस्ड बाय डाउरी इन सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स. ये आपको पहले समझाता हूं. देखो, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू, स्पेशली थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी वाले ध्यान से सुने. Wherever the status of women in society is such that they are allowed to work, there will be concept of bride price. कैसे? This is the woman's family. यहां पर दो लोग हैं, mother, father and daughter. This is the man's family. Mother, father and son. Daughter is now going to get married and go to this family. So इस family को क्या हुआ? They lost one pair of working hands. ये यहां पे काम कर सकती थी. This pair of working hands was lost. Now in the woman's family there are only two people. So what does the woman's family say? कि हम यहां पे काम करवा रहे थे 3 लोगों से. Now we only have 2 people. So you pay us certain price because you are taking away a working member and it is going here. Correct? ये है जहां status of women allows them to work. Traditionally सोचना, not in the modern context. Think of tribal societies where women are allowed to work in tribal societies and it is largely agricultural. One pair of working hands is taken away. Women की family में अब 2 ही लोग रह गए, तो वो कहते हैं bride price दो. The idea of dowry comes from the idea of selecting the best groom. अब इस पे काफी थ्योरीज हैं कि इंडिया में डाउरी का आइडिया कहां से आया. अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको अनुलोम प्रतिलोम मैरिज इससे रिलेट करना है. इफ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट यू आल्सो हैव टू रिलेट अनुलोम प्रतिलोम मैरिज फॉर इट. बट डाउरी कब आती है? व्हेन द स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइंस. They are no longer seen as a pair of working hands. Their identity shifts from that of an individual to that of a wife. A woman is seen as a wife, not as a worker. So to select the best groom, the woman's family offers money to say कि best groom मिल जाए. This is a marriage payments concept in anthropology. Now, ये जो idea है, this got replaced. The idea of bride price got replaced by dowry when colonial rule came. Social impact 1. Social impact 2. Missionary activities started. When these missionary activities started, tribes like Orang were converted to Christianity. When tribes like Orang were converted to Christianity, they were earlier homogeneous society. Later, it led to certain layers. Also, because of this social impact, the idea of caste also reached the earlier precluded tribal sections. अब 2023 मेंस में क्वेश्चन आया, caste is both fluid and static. तो यहां पर ट्राइबल आइडिया भूलना मत. समझाऊंगा वो क्वेश्चन कैसे लिखना है. डोंट गेट ओवरवेल्म्ड. देन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. जब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन लिखो तो वेबर, मार्क्स, डेविस मूर हाइपोथेसिस के अलावा इंडिया में ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट भी देना. लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन. सोशल इंपैक्ट, डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, मिशनरी एक्टिविटीज, डेमोग्राफिक डिस्टर्बेंस, कमिंग ऑफ द आउटसाइडर्स टू इंडिया, स्पेशली टू द ट्राइबल पार्ट्स ऑफ इंडिया. जैसे छोटा नागपुर रीजन में नॉन ट्राइबल लैंडलॉर्ड्स केम. अब इसको काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? 5th शेड्यूल. अब 2 और क्वेश्चन देखते हैं. 1. 2014 मेंस आस्क्ड व्हाट आर, और रादर नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 5th शेड्यूल इज लीडिंग टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. तो एक तो ये कॉन्टेक्स्ट हमें समझ आया.
दूसरा, यहां क्या हुआ, ओरिजिनली देयर वर सम ह्यूमंस, वो क्या कर रहे थे, वो ट्राइबल एरियाज को एंटर कर रहे थे एज मनी लेंडर्स, ओनली टू केयर अबाउट देयर ओन इनकम. बट कुछ टाइम बाद, आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन, द इंडियन गवर्नमेंट सेड that tribals will develop on their own genius, as said in Tribal Panchsheel, and the Indian government adopted a humane approach. Life is a long process from human beings to being humane. Let's get back to the question. सोशल में हमने तीन चीजें देखी, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हुआ, मिशनरी एक्टिविटीज आई, डेमोग्राफिक डिस्टर्बेंस आई. आपको एक पॉइंट भी याद रह गया अगर तीनों में से, आंसर इज कंप्लीट. कल्चरल में कल्चरल आइडेंटिटी वॉज इरोडेड, उनकी कल्चर को फेवर ही नहीं किया. जैसे निग्लेक्ट ऑफ वर्ली पेंटिंग्स. अब GS1 में एक क्वेश्चन आया था ग्लोबलाइजेशन वाले सिलेबस में कि हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड द कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया. इसमें सब लोग नेगेटिव पॉइंट्स लिखते हैं, बट पॉजिटिव पॉइंट्स भी तो लिखो कि it is because of globalization that worldly painting is now recognized across the world. Why? Because it is in the UNESCO intangible heritage list. ये कंटेंट वहां भी यूज करेंगे. अब यहां पर कुछ और देखा, पहले there were some humans who were neglecting tribal art forms, but later we became humane. We recognized कि उनके आर्ट फॉर्म्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं and gave them international recognition. आगे देखते हैं. Loss of sovereignty, political impact of colonial rule, loss of sovereignty, autonomous regions को annex किया, eroding traditional governance. जैसे कि गोन्स were annexed by the Britishers. But Indian government ने क्या किया, 5th schedule, 6th schedule, autonomy, autonomous regional councils, tribal advisory councils. Again, human being to being humane. पॉलिटिकल में एक लिखा लॉस ऑफ सॉवरेंटी. अब GS2 से दोबारा सोचो, हेल्थ. दे इंट्रोड्यूस डिजीजेस. यूरोपियंस ने इतनी पैंडेमिक्स कॉज की हैं और एपिडेमिक्स कॉज की हैं अंडमान में दैट द पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड. देयर आर द एग्जांपल्स. दिस इज एनरिच्ड कंटेंट, स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगा, यहां से पढ़ लेना. अब दोबारा ऐसे सोचो, from a time when European powers were exploiting tribals, were spreading indiscriminately diseases to the tribal world, we have come to a point where our honorable Prime Minister stands at the ramparts of the Red Forts and launches the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission. From human beings, we have become humane. दोबारा देखते हैं. लीगल, GS2 में इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन ट्राइबल्स. हमने पॉलिटिकल इंपैक्ट देख लिया, हेल्थ इंपैक्ट देख लिया, लीगल इंपैक्ट देख रहे हैं. एलियन लॉज इंट्रोड्यूस किए. दे सेड, द ब्रिटिशर्स सेड दैट सम ट्राइब्स आर क्रिमिनल बाय देयर नेचर. उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स बोल दिया, तो दे वर बोर्न क्रिमिनल्स. The Indian government them denotified them. This is the idea of denotified tribes. यहां से पढ़ना. Human beings say others are criminals. उनकी प्रैक्टिस से समझ नहीं आ रही, ये तो criminals हैं. Being humane is to say कि नहीं यार, let us understand them. Maybe they are doing this for a reason. Maybe they are not criminals. It's something different. Human being to being humane. Forest Acts आए. ब्रिटिश ने क्या बोला, हमें फॉरेस्ट से चाहिए टिम्बर. ट्राइबल्स को निकालो. आई जस्ट वॉन्ट टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट. द टिम्बर इज नेशनल प्रॉपर्टी. रिमूव द ट्राइबल्स, गेट देम आउट. दे आर डूइंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन देयर. आई वॉन्ट द टिम्बर. फॉरेस्ट पॉलिसीज, impact of colonial rule on tribals, remove the tribals. What did the Indian independent government do? Forest Rights Act, joint forest management. From human beings who only care about their own interests, we have become humane, and we realize that the interest of the other is also important. GS3 पे आते हैं. क्या किया ब्रिटिश ने? कैश इकोनॉमी ले आए.
Tribals had community ownership. They brought cash economy. क्या किया ब्रिटिश ने? कम्युनिटी ओनरशिप को डिसरप्ट कर दिया. नाउ इंडिविजुअल ओनरशिप स्टार्टेड. Environmentally, they degraded their lands. Environmentally, they disturbed the nature man spirit complex. If you are not an anthropology sociology student, don't write this term. And anyway, don't write this term in GS. Anthropology sociology के स्टूडेंट हो तो यहां से ही NMS complex रिवाइज कर लो, एंड नहीं हो तो डोंट यूज दिस टर्म. से डिस्टर्बेंस ऑफ ट्रेडिशनल हार्मनी विद नेचर. बस इतना लिखो. डोंट शो द एग्जामिनर योर ऑप्शनल इन GS. साइकोलॉजिकली क्या किया? लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ एस्टीम. ट्राइबल्स की सेल्फ एस्टीम आइडेंटिटी खत्म कर दी. इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन ट्राइबल्स, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, हेल्थ, लीगल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल. सब में एक एक पॉइंट भी लिख दोगे, बस एक एक पॉइंट, तो भी बढ़िया नंबर आएंगे. अब इम्पैक्ट लिखा है यहां पे. आई जस्ट चेंज दिस. रिस्पॉन्स क्या था? व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द ट्राइबल्स? सोशल में रिफॉर्म मूवमेंट्स लाइक द ताना भगत मूवमेंट, आपने ये एग्जांपल दिया था. कल्चरल में रिलीजियस मूवमेंट लाइक देवी मूवमेंट इन गुजरात. ये शायद आपको ना पता हो. दिस इज अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटर्स एंड आउटसाइडर्स. प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, जैसे रघुनाथ मुर्मू जी थे. ही in response to the colonial struggle, he made a script for Santhali. It is the official script of the Indian government today, and now Santhali is part of the 8th schedule. और यही क्वेश्चन आपसे इस बार के प्री में पूछा ना. मेंस प्रिपरेशन हेल्प्स इन प्रीलिम्स. आगे देखते हैं. सोशल रिस्पॉन्स, रिफॉर्म मूवमेंट्स. कल्चरल रिस्पॉन्स, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, रिलीजियस मूवमेंट्स. पॉलिटिकल रिस्पॉन्स, आर्म्ड अपराइजिंग्स, गुरिल्ला वॉरफेयर. यहां पर 2 उलगुलान का एग्जांपल. अलायंस विद अदर ग्रुप्स, ये आपको शायद आता हो, ये शायद आपने ना पढ़ा हो. पॉलिटिकली द ट्राइबल्स आल्सो नेगोशिएटेड फॉर ऑटोनॉमी. एनरिच योर कंटेंट. नागा क्लब वाज फॉर्म्ड एंड दे गेव अ रिप्रेजेंटेशन टू द साइमन कमीशन. दिस एग्जांपल नीड्स टू गो इन योर आंसर इफ यू हैव वॉच्ड दिस क्लास. लीगल, यूज ऑफ कोर्ट्स, पिटिशंस एंड प्लीज. ये आपको नहीं पता होगा कि टोडा एंड खासी ने पिटिशंस भी सबमिट किए हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, राइट? संथाल रिबेलियन में संथाल्स मार्च टुवर्ड्स कैलकाटा एंड प्रेजेंटेड अ पिटिशन बिफोर द गवर्नर. एनरिच योर कंटेंट, यूज दीज एग्जांपल्स. ये भी दिखाओ एग्जामिनर को कि मुझे सब पता है. मुझे आर्म्ड अपराइजिंग भी पता है, मुझे नेगोशिएशन भी पता है, मुझे पिटिशन अप्रोच भी पता है. Economic response, they shifted their agricultural practices. They started engaging in trade. And psychological response, spiritual leaders. When your identity is questioned, you go to a messiah-like figure. ये किसी और चीज का एग्जाम्पल नहीं है, बस यहीं पे यूज करेंगे. When your identity is questioned, you go to a messiah-like figure. Example of Birsa Munda seen as messianic figures who promise liberation. So now I have what? In this question, I have cultural response, social response, economic response, environmental response, political, legal, health response, psychological response. And the content of my essay, human being to being humane. This is now answered. आपके पास इतने एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ एक आंसर से पूरा एस्से लिखने के लिए. I hope you're understanding. चलिए, let's look at the next question. Now let's make this, चलिए टाइम है तो 2 क्वेश्चन कर लेते हैं. Explain how the uprising of 1857 constitutes an important watershed in the evolution of British policies. Evolution of British policies towards colonial India. क्या पूछा है क्वेश्चन में? Watershed means major change. Evolution means show through time. What this question is asking, the British policy towards India before 1857 and after 1857 was drastically different
Before 1857, after 1857, there was a watershed movement of the 1857 First War of Independence, and the evolution of British policies changed drastically. पहले कुछ और हो रहा था, अब कुछ और हो रहा था, right? So think of the British policies towards India before 1857 and after 1857 and how they changed. Hint देता हूं आपको, again GS paper wise ही सोचना. ऐसे ब्रॉड क्वेश्चंस में जीएस पेपर वाइज अप्रोच इज जनरली बेस्ट. 2 मिनट देता हूं, फिर डिस्कस करते हैं. लेट मी से दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. इन अ मैटर ऑफ 1.5 hours योर थिंकिंग हैज बिकम वेरी वेरी गुड. आपको खुद ही नोटिस हो रहा होगा कि अब जो आप आंसर बता रहे हो, अब बहुत ब्रॉडली सोच के बता रहे हो. एंड दिस इज जस्ट 1 क्लास. आई एम गोइंग टू बोर यू फॉर 30 सेशंस. ठीक है, आप सीख जाओगे, आप टेंशन मत लो. बट यू आर डूइंग ग्रेट. इस बार जो कमेंट्स थे वो काफी बेटर थे और काफी मल्टी डायमेंशनल थे देन बिफोर. अगेन उसी तरीके से सोचेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सोचा था, क्योंकि ब्रॉड क्वेश्चन है. तो आंसर देखते हैं. सोशल में ये आपने बताया था, रिफॉर्मिस्ट जील स्टॉप्ड. पहले अबॉलिशन ऑफ सती वगैरह, फिर उन्होंने सोचा कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं. वेस्टर्न एजुकेशन पर फोकस कर रहे थे पहले. दिस यू माइट हैव मिस्ड, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम के बाद के चैप्टर में है ना, तो कैसे रिलेट करेंगे 1857 से. बट अगर ईयर्स याद हैं कि मकॉलेज मिनट हैपेंड इन 1835 एंड उसके बाद दी हंटर कमीशन केम इन 1882, तो ये भी लिंक कर सकते हैं. अब ये आपने बहुत अच्छा बताया. पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था पहले, बाद में क्या हो गया, नो फर्दर एनेक्सेशन, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, Queen's proclamation, Crown rule was established, Indian Councils Act, and policy of divide and rule started. Before 1857, after 1857 in political context. अब GS2 में देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट, गवर्नेंस भी तो है. पहले क्या था, it was closed to Indians, the high position were reserved for British officials. सिविल सर्विस जो थी. बाद में इक्वल अपॉर्चुनिटी का प्रिंसिपल, लिमिटेड इंडियन रिप्रेजेंटेशन, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन. सिविल सर्विस का एग्जाम होगा लंदन में, मीडियम होगा इंग्लिश, सिलेबस होगा क्लासिकल ग्रीक एंड एज होगी डिक्रीज्ड. अर्लियर ह्यूमन बीइंग्स only wanted that certain sections that belonged and were related to them should come in the most powerful positions. Then they used this powerful position to oppress people who were in the depressed classes, or let's say people who were not empowered or poor or underprivileged. Then we learned that we have to be humane. The Union Public Service Commission was formed. So the exam happened all across India. The medium was in all languages. The syllabus was essentially relevant to administration and covered all aspects and things that a good administrator should know. And the age was allowed to be increased so that everybody could participate and enter the corridors and higher echelons of power. Life indeed is a long process from human beings to being humane. आपको बस ये दिखा रहा हूं कि जो कंटेंट आपको आता है वही एस्से में यूज होता है. इस आंसर में नहीं लिखना है, ये एस्से में लिखना है. आपको क्लास के स्टार्ट में कहा था ये एस्से दिमाग में रखना. इसके लिए कम से कम 15 एग्जांपल अब आपके पास हैं. और अब क्या होगा, अब आप खुद भी सोच लोगे. सो गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन क्या है, दोबारा देखते हैं. Uprising of 1857, important watershed in the evolution of British policies towards colonial India. Before 1857, social policy was reformist, then it stopped. Political policy of annexation, doctrine of lapse, stopped. No further annexation, subordinate union, divide and rule. Before 1857, closed administration to Indians. Later, some administration was allowed. याद करो, यहां लिखो safety valve, not lightning conductor. कि इंडियंस आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, अब्सॉर्ब होंगे, तो दे विल गेट अलोंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन. लोकल गवर्नेंस, लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट, बाद में डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी आई. लोकल गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्स रेजोल्यूशन याद करो. आर्मी में रेशियो ऑफ 1:3 ऑफ यूरोपियंस, सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट, सहायक सिस्टम. दिस वाज बिफोर 1857. आफ्टर डिवाइड, काउंटर पॉइज एंड यूरोपियनाइज. तीनों वर्ड स्पेक्ट्रम से हैं, स्पेक्ट्रम के ही पॉइंट्स हैं.
but you have to write this to show the watershed and the evolution. Legal. पहले British legal principles were imposed, not much consideration of Indian traditions. Later it happened. Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure आया जिसमें Indian elements थे. पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्सप्लॉयटेशन, देन EIC abolished. फॉरेस्ट पॉलिसी, ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ कम्युनिटीज वर रिस्पेक्टेड. अब यहां पर क्या हो गया? दे एंटर्ड द फॉरेस्ट, दे वांटेड टिम्बर. बिफोर 1857 इन टर्म्स ऑफ जीएस पेपर वाइज, आफ्टर 1857 एग्जामिनर को दिखाओ कि मुझे क्वेश्चन समझ आया है और मल्टी डायमेंशनली आंसर करो. ऑल राइट, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. अब प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. आई नो थोड़ी अटेंशन डेफिसिट हो गई होगी, 2 घंटे भी नहीं हुए हैं वैसे तो अभी, बट स्टिल. सिंस द डेकेड ऑफ 1920s द नेशनल मूवमेंट acquired various ideological strands. इस क्वेश्चन को यहां खत्म मत करना. And thereby expanded its social base. क्या पूछ रहा है कि 1920s के बाद, पहले तो इस चीज का ध्यान रखना है, 1920s के पहले का कुछ भी मत लिखना. 1920s के बाद the freedom movement had various ideological strands. So multi-dimensional ideological strands. Right? बहुत सारे हिंट दे रहा हूं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आ गए इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में आफ्टर 1920s. Now they expanded the social base. अब ये स्पेक्ट्रम की एज इट इज सब हेडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, तो कंटेंट आई अज्यूम आपको आता है. टेल मी 1920s के बाद कौन कौन सी चीजें इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में ऐड हुई, एंड देन हाउ डिड इट एक्सपैंड द सोशल बेस. 2 मिनट लीजिए, सोचिए एंड फिर डिस्कस करते हैं. अब देखते हैं. दीज आर द पीपल हु एंटर्ड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. रादर आई मेक इट मोर क्लियर, यहां से दिखा देता हूं कि these people entered the Indian freedom movement after 1920s and thereby expanded the social base. Expanded the social base. ये चीज हमेशा दिमाग में रखना. Workers unions, women movements, youth and students, businesses and industrialists, peasants, socialists, और कौन कौन आया? गांधी जी मत लिखिए, सिर्फ गांधीयंस लिखिए. गांधीयंस, intellectuals and artists, religious and communal groups. अब स्पेक्ट्रम में वर्ड लिखा है अनटचेबल्स, दैट इज व्हाई कंटेंट में अनटचेबल्स लिखा है, बट नेवर इन योर लाइफ यूज दिस वर्ड अगेन, एवर. यू हैव टू राइट डिप्रेस्ड क्लासेस एट दैट टाइम. नेवर एवर राइट दिस वर्ड अगेन. आई डोंट नो व्हाई स्पेक्ट्रम हैज दिस वर्ड इन इट्स कंटेंट. कभी आपको ये यूज नहीं करना है, कभी भी. सोचने के लिए चाहे दिमाग में, क्योंकि स्पेक्ट्रम पढ़ी है, वहां पर अनटचेबल मूवमेंट, वाइकॉम सत्याग्रह लिखा है, तो आपके दिमाग में आ सकता है. नेवर शुड दिस वर्ड कम. आइडली आपके माइंड में भी नहीं आना चाहिए, एंड आ भी गया तो नेवर ऑन पेपर, एवर. राइट डिप्रेस्ड क्लासेस, प्लीज ये ध्यान से याद रखना. अब ये तो मैंने सोचा कि 1920 से नॉलेज यूज करके स्टेक होल्डर्स दिमाग में लगाए कि कौन कौन से लोग आए थे, एंड यू हैव ऑल्सो रिटन गुड स्टेक होल्डर्स. अब देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है. Gandhians. Again, this word never ever should appear in your answers. यहां लिखा इसलिए गया तो आपको ये बात समझा सकूं. कभी भी ये वर्ड आपके आंसर में नहीं दिखना चाहिए. स्पेक्ट्रम में लिखा है, आपको नहीं लिखना है. Gandhians, upliftment of the untouchables. नहीं, upliftment of Harijans. Untouchable word नहीं होना चाहिए आपके आंसर में. ग्रासरूट मोबिलाइजेशन, चंपारण सत्याग्रह, बरदोली सत्याग्रह, गांधीयन लीडर्स. राइट, ये फर्स्ट आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड है. आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड है तो आइडियोलॉजी से रिलेट करना है. यू शुड आइडली, मेरे को खुद भी लग रहा है एक्चुअली रीड करके, यहां गांधीयन आइडियोलॉजी होनी चाहिए. सोशलिस्ट आइडियोलॉजी. हाउ डिड इट एक्सपैंड द बेस? Influenced young radicals seeking revolutionary methods for liberation. Then examples: HRSA. All systems which make any kind of exploitation of man by man possible need to be removed. Ideology ये आई, ideological strand ये आया.
दिस इज हाउ इट एक्सपैंडेड द सोशल बेस्ड. पेजेंट आइडियोलॉजी आई, कैसे एक्सपैंड किया सोशल बेस्ड? पेजेंट मूवमेंट, एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट. वर्कर मतलब, अगेन दिस इज फॉर यू टू थिंक, यू शुड राइट वर्किंग यूनियंस, उनकी आइडियोलॉजी. आया क्या? इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, ग्रोथ ऑफ लेबर यूनियंस, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. एग्जाम्पल्स दो, एस ए डांगी, पीसी जोशी, सोहान सिंह जोशी, बॉम्बे टेक्सटाइल्स मिल प्रोसेस, द फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. विमेन मत लिखो, विमेन तो आपके सोचने के लिए है. लिखना क्या है? फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी. देन राइट एडवोकेसी फॉर विमेन राइट्स सच एज AIWC, expanded participation of women taking more visible and influential roles, जैसे सरोजनी नायडू जी. ये आइडियोलॉजी थी, ऐसे बेस एक्सपैंड हुआ, और ये एग्जाम्पल है. जो पूछा है वही बताएंगे. यूथ एंड स्टूडेंट्स, ये आपके सोचने के लिए है. आप यूथ एंड स्टूडेंट्स नहीं लिखोगे, आप लिखो आइडियोलॉजी ऑफ द यंग स्टूडेंट मूवमेंट्स. दे एक्सपैंडेड द सोशल बेस, they became radicalized, and then they became active volunteers in the protests. Business and industrialists, right? Capitalistic ideological strand. How did they help? They supported the movement. कैसे? पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, GD बिरला जी. अनटचेबल्स नहीं, डिप्रेस्ड क्लासेस, प्रायोरिटाइज्ड अपलिफ्टमेंट, जैसे कि वाइकॉम सत्याग्रह, जैसे कि अंबेडकर जी के बारे में लिखिए. देन कम्युनल आइडियोलॉजीज या रिलीजियस आइडियोलॉजीज, दैट वुड बी अ बेटर वर्ड. लिखो खिलाफत मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्ट, ये आपके सोचने के लिए है, राइट? आर्टिस्टिक मूवमेंट. एंड देन राइट दिस, जो आपको नहीं पता होगा. कवि प्रतीप जी ने, ही रोट द सॉन्ग आज हिमालय की चोटी से, एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन to actually use cinema to propagate Indian nationalism by challenging the British to quit India. अब ये हो रहा है ना, सोशल बेस एक्सपैंड, जब सिनेमा यूज होगा तो. दिस इज एनरिच्ड कंटेंट. ये एग्जांपल आपने जरूर अपने नोट्स में डालना है. आइडियोलॉजी, हाउ इट एक्सपैंडेड द सोशल बेस, एग्जांपल. जो पूछा है वही बताएंगे. ऑलराइट, चलिए. नाउ अब आपको दो तीन चीजों के बारे में बताता हूं, then I'll take your questions. Firstly, I will show you two more questions now. These questions are your homework. If you are someone who is writing means this year, write this question as is. If you are someone who wants to write or is aiming to write means next year, पहले इसका कंटेंट पढ़ना, इन क्वेश्चंस का कंटेंट पढ़ना अपने नोट से, एंड देन ट्राई टू राइट. जो भी आइडियाज आते हैं ट्राई टू राइट. आप इंट्रोडक्शन छोड़ दो, बॉडी छोड़ दो, सॉरी कंक्लूजन छोड़ दो. इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन के अलावा जो मेन बॉडी के पॉइंट्स हैं उनको लिखना. अब ये क्वेश्चंस कहां मिलेंगे वो भी बता देता हूं. सो दीज आर द टू क्वेश्चंस. एक है गांधी जी और टैगोर जी की डिफरेंसेस इन एजुकेशन एंड नेशनलिज्म. एक है डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिजनल इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया, क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी. इसमें आप इकोनॉमिक पॉलिसी के फेसेट्स वाले क्वेश्चन से कंटेंट यूज कर सकते हो. खुद भी पढ़ना, इसको भी खुद भी पढ़ना और लिखना. मिलेंगे कहां ये क्वेश्चंस? ये जो PDF है इसमें लास्ट के दो में वर्कबुक है. दिस इज द वर्कबुक ऑफ राइट स्मार्ट. यहां पर आपको ये 10 मार्कर क्वेश्चन के लिए 2 पेज मिलेंगे. 15 मार्कर क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको 3 पेज मिलेंगे. राइट? आई नो आप अभी ये पेजेस भर नहीं पाएंगे. ये वर्कबुक का आइडिया क्यों है? ये वर्कबुक का आइडिया इसलिए है, और लास्ट ईयर इसलिए नहीं था. वर्कबुक का आइडिया इसलिए है कि जब हम ये अप्रोचेस सीख जाएंगे, जब हम इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन तीनों सीख जाएंगे, तब यहीं पर ही इन वर्कबुक क्वेश्चन से मैं आपको दिखाऊंगा कि पेज में स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी होती है, ऊपर क्या जाता है, नीचे क्या जाता है, डायग्राम कहां बनाना होता है. बट दैट इज अ लेटर प्रोसेस. किसी भी आंसर को लिखने के लिए फर्स्ट थिंग इज कंटेंट. कंटेंट अगर आपको आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो साथ साथ रिवाइज करो. फिर देयर इज थिंकिंग. कंटेंट तो आप एग्जाम से पहले करते हो. हियर यू सी द क्वेश्चन, देन यू थिंक. अभी थोड़ा टाइम हम थिंकिंग सीखेंगे. जैसे आई एम श्योर
एंड आप कमेंट्स में बता भी सकते हो कि बिफोर येस्टरडे और बिफोर दिस क्लास स्टार्टेड एंड राइट नाउ हैव यू नॉट चेंज्ड योर थिंकिंग पैटर्न जस्ट अ लिटिल बिट? थोड़ा सा भी चेंज हुआ है, थोड़ा सा भी समझ आया है तो बहुत है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है हमारे पास. Then after thinking, you structure the content. You think of intro, you think of your conclusion, you think of subparts, and then you present it. तो ये जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, ये हम एंड के सेशंस में सीखेंगे जब हम ये सब कुछ सीख चुके होंगे. दिस इज माई ओनली एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू कि आप कंटेंट पढ़ के आ जाओ एक बार, उसके आगे मेरा काम है आपको सिखाना. So this ends the first class. See you. Bye bye. Thank you for your attention and patient listening.